वेदिका ने जब कृतिका के बेड पर खून से लिखा हुआ लेटर रखा देखा तो उसकी चीख निकल गई थी। और उसके चीखने के बाद शर्मा परिवार के सारे लोग दौड़ते हुए आ गए थे। सुकृति और सिद्धार्थ भी वेदिका की चीख सुनकर नीचे दौड़ते हुए आ गए थे। अभिमन्यु ने वो लेटर उठा लिया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया था। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल मिस। आई नेवर कम बैक इन योर लाइफ। योर्स, कृतिका। लेटर में बस इतना ही लिखा हुआ था। ना तो इसके आगे कुछ था और ना ही इसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। अभिमन्यु और वेदिका समेत परिवार के अन्य लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर कृतिका किससे और किस बात की माफी मांग रही है। लेकिन गुरबचन, सुकृति और सिद्धार्थ, इन तीनों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि आखिर कृतिका किससे माफी मांग रही है। रात में सुकृति की जिंदगी बर्बाद करने वाली कृतिका के दिमाग में अचानक से ऐसी कौन सी बात ने जन्म ले लिया था जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। इसका खुलासा होना अभी बाकी था। कृतिका ने भले ही सिद्धार्थ के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन सिद्धार्थ कभी नहीं चाहता था कि कृतिका के साथ कुछ ऊंच नीच हो। इसलिए कृतिका के गायब होने का उसे भी बहुत दुख हो रहा था। वीरेन शर्मा भी कृतिका को ढूंढने के लिए ईटानगर से फ्लाइट लेकर राजस्थान के लिए निकल पड़े थे। कृतिका आखिर किससे माफी मांग रही है और ये कहां जा सकती है? वेदिका ने सिर पर हाथ रखकर रोते हुए कहा। अभिमन्यु और वेदिका को कोई औलाद नहीं थी। अपने बड़े भाई और भाभी की एक रोड एक्सीडेंट में मौत के बाद कृतिका को उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला था। कृतिका जयपुर यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही थी। तब तक सब कुछ सही चल रहा था जब तक उसने सिद्धार्थ को नहीं देखा था। सिद्धार्थ को देखने के बाद उसकी लाइफ ही डिसबैलेंस हो गई थी। कृतिका का ध्यान करियर और पढ़ाई से हटकर सिद्धार्थ पर आ गया था और वो अब किसी भी कीमत पर सिद्धार्थ को पाना चाहती थी। और उसे पाने में असफल होने पर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कृतिका ने जानबूझकर ऐसा किया है। मुझे न जाने क्यों एहसास हो रहा है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अभिमन्यु ने वेदिका को चुप कराते हुए कहा। वो दोनों एक दूसरे को कंसोल तो कर रहे थे, लेकिन कृतिका के गायब होने का दुख दोनों को बहुत ज्यादा था। मुझे लगता है अंकल कि हमें टाइम वेस्ट करने से ज्यादा कृतिका को ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि उसे सच में हमारी जरूरत हो। सिद्धार्थ ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा और उसकी बात सुनने के बाद गुरबचन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दिया था। अभिमन्यु, गुरबचन और सिद्धार्थ समेत गांव के एक दो लोग और कृतिका को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने पहले बिसलपुर थाने में जाकर कृतिका के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा दी थी। चूंकि मामला बीरेन शर्मा से जुड़ा हुआ था और बीरेन शर्मा केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज सिंह के दोस्त थे, इसलिए पुलिस ने झट से एक्शन ले लिया था और कृतिका को बहुत ही तत्परता के साथ ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन कृतिका का कहीं पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं अदृश्य ही हो गई है। इधर शर्मा परिवार समेत बाकी लोग कृतिका को ढूंढने में व्यस्त थे और उधर दूसरी तरफ शिंजो सिद्धार्थ के बारे में जानकारी लेकर भारत देश के अरुणाचल प्रदेश में पहुंच चुका था। चूंकि चेयरमैन जिनपिंग का भारत सरकार में भी अच्छा खासा दबदबा था, इसलिए शिंजो को भारत का वीजा दिलाने में जिनपिंग को खास मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और उसे बहुत ही जल्द टूरिस्ट वीजा मिल गया था और वो बाय रोड ही अरुणाचल प्रदेश पहुंच गया था। जिनपिंग ने शिंजो को खास इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि कुछ भी हो जाए उसे ना तो पुलिस से और ना आम लोगों से पंगा लेना है। उसे बस सिद्धार्थ को ढूंढ कर मार देना है और फिर बिना और किसी को नुकसान पहुंचाए चुपचाप चाइना वापस आ जाना है। शिंजो भी शक्तियां मिलने के बाद अपने पहले मिशन पर आया था, इसलिए वो भी ज्यादा खून खराबा नहीं करना चाहता था। शिंजो ने सिद्धार्थ को ढूंढने के सफर की शुरुआत बुद्धा मार्शल आर्ट्स एकेडमी से कर दी थी, लेकिन वहां पर सिद्धार्थ के माँ बाप के अलावा उसे ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे वो सिद्धार्थ के बारे में पता कर सके। बीरेन शर्मा के राजस्थान निकलने की वजह से उसे सिद्धार्थ के बारे में और कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी थी। करीब 3 दिन बीत चुके थे। कृतिका को ढूंढने के लिए पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया था, लेकिन उसका पता नहीं चला था। बीरेन, सिद्धार्थ, अभिमन्यु, गुरबचन समेत बहुत सारे लोग अपने स्तर से भी कृतिका को ढूंढ रहे थे, लेकिन कृतिका के बारे में किसी को कोई जानकारी हाथ नहीं लगी थी। शाम का वक्त हो चला था। बीरेन और सिद्धार्थ आमने सामने बैठे हुए थे। सुकृति भी उनके बगल में बैठी हुई थी। कृतिका के अचानक से गायब होने के बाद सुकृति ने ईटानगर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। कैसे हो सिद्धार्थ?
इतनी आपाधापी में मैं आया और आते ही कृतिका को ढूंढने में बिजी हो गया कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। बीरेन ने सिद्धार्थ से हालचाल पूछते हुए कहा। कोई बात नहीं अंकल, घर की बेटी गायब हुई है, उसे ढूंढना मेरा हालचाल जानने से ज्यादा जरूरी है। सिद्धार्थ ने बीरेन का हाथ पकड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, सच सच बताना हो तो मैं तुमसे पूछूं। बीरेन ने सिद्धार्थ से सवाल किया और उनका सवाल सुनकर सिद्धार्थ एकदम से हैरत में पड़ गया था। उसे बीरेन की बात सुनकर थोड़ा सा डर लग गया था कि बीरेन को कहीं पता तो नहीं चल गया कि जिस रात कृतिका गायब हुई थी उस शाम उसका और कृतिका का झगड़ा हुआ था। पूछिए अंकल, सिद्धार्थ ने डरते हुए कहा। सिद्धार्थ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? बीरेन ने जब सिद्धार्थ से ये सवाल किया तो सिद्धार्थ के मन का भय और ज्यादा बढ़ गया था। मतलब अंकल? सिद्धार्थ ने सवाल किया। वर्षों पहले मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, आदित्य की वजह से हमारा अच्छा नाम हो रहा था। फिर एक दिन जबरदस्त भूकंप आया और उसके बाद आदित्य एकदम से बदल गया था। वो हमसे कटा कटा रहने लगा। वो अचानक से बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। हमें लगा कि शायद ये आदित्य की प्रैक्टिस का नतीजा हो, लेकिन फिर अचानक से हमारे ऊपर आफत आनी शुरू हो गई। पहले आदित्य की माँ का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, उसके बाद कृतिका के माँ बाप का एक्सीडेंट में देहांत हो गया और फिर अचानक से आदित्य एक दिन गायब हो गया और उसके कुछ दिन बाद ग्रैंड मास्टर शिफूजी भी गायब हो गए। ये सब भूकंप आने के 2 महीनों के अंदर हो गया था। बीरेन सिद्धार्थ को आदित्य के बारे में बता रहा था और वो बहुत ध्यान से बैठा आदित्य के बारे में सुन रहा था। वो तो अच्छा था कि उस समय गुरबचन वहां पर नहीं था, वरना वो सिद्धार्थ की शक्तियों के बारे में बीरेन को बता देता और फिर सब यहाँ से बंटाधार हो सकता था। गुरबचन को कृतिका के मुंह से जादुई बारिश और बाकी चीजों के बारे में भी मालूम पड़ा था, लेकिन उसने इन चीजों पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया था। आदित्य के बारे में बताने के बाद बीरेन ने आगे बताना जारी रखा। तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो रहा है सिद्धार्थ। मैंने तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे बारे में पता किया है सिद्धार्थ। तुम एक एवरेज स्टूडेंट थे जिसे कॉलेज के दबंग स्टूडेंट टॉर्चर करते रहते थे, लेकिन अचानक से तुम्हारे गांव में बाढ़ आई और उसके बाद तुम्हारे अंदर भी बिल्कुल वैसे ही बदलाव हुए जैसे आदित्य के अंदर हुए थे। तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। जहां तुम जा रहे हो वहां मुसीबतें तुम्हारे साथ साथ जा रही हैं। चाहे वो तुम्हारे पापा महेश की खराब तबीयत हो, या तुम्हें फाइनेंस देकर सपोर्ट करने वाली रिया माथुर की लाइफ हो, या तुम्हारी फसलों के ऊपर शोध करने वाले डॉक्टर अरुण देव वर्मा हो, या फिर ये तुम्हारी बगल में बैठी हुई सुकृति की लाइफ हो, या फिर यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों की लाइफ हो। मुसीबतें तुम्हारे साथ चल रही हैं सिद्धार्थ। अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो प्लीज बताओ, ताकि हम उसका रास्ता ढूंढ सके और तुम्हारी लाइफ को स्टेबल कर सके। मैंने अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, तो प्लीज मुझसे कुछ छुपाना मत। इतना कहकर बीरेन शर्मा अपनी कुर्सी पर पीछे होकर बैठ गए थे और एक लंबी सांस भरते हुए वो सिद्धार्थ की ओर देखने लगे थे। बीरेन की सारी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ एकदम सन्न होकर बैठा हुआ था। वो एक बार सुकृति को तो एक बार बीरेन को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर में वो बीरेन शर्मा की बात का क्या जवाब दे। वो कैसे बताए कि उसके हाथों में मौजूद अंगूठी के आने के बाद उसकी लाइफ में बदलाव हुए हैं, लेकिन उस अंगूठी का आदित्य से क्या संबंध है और उस अंगूठी ने उसे क्यों चुना है, ये बात सिद्धार्थ को अब तक पता नहीं चल पाई थी। उसे बस इतना मालूम था कि उसे एक अंगूठी मिली थी जिसने रेड वाइपर के काटने पर उसकी जान बचाई थी और उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई थी। नहीं अंकल, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, बल्कि मेरे साथ आज तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ है जिसकी वजह से मुझे कुछ अलग होने का एहसास हो। मैं पहले की तरह नॉर्मल हूँ। हो सकता है ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनके तार मुझसे जुड़े हों, इसलिए ऐसा हो रहा है। सिद्धार्थ ने बीरेन को जवाब देते हुए कहा। बीरेन को सिद्धार्थ के इस जवाब से संतुष्टि मिली तो नहीं थी, लेकिन जब सिद्धार्थ ने सब कुछ सिरे से खारिज कर दिया था तो उसके पास सिद्धार्थ की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हो। इतना कहते हुए बीरेन अपनी कुर्सी से उठे और आगे बोले, मुझे ईटानगर जाना होगा। वहां से मुझे फोन आया था कि कोई जापानी आदमी आकर तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था। मुझे वहां जाकर उसका पता लगाना होगा कि वो कौन है, और हाँ, तुम भी सावधान रहना और नए लोगों से उचित दूरी बना कर रखना।
बीरेन ने सिद्धार्थ को आगाह करते हुए कहा और उसके बाद फिर वहां से चले गए थे। चूंकि कृतिका को ढूंढने में पुलिस जरा से भी कसर नहीं छोड़ रही थी, इसलिए बीरेन को वहां रुकना वाजिब नहीं लग रहा था। उसे ईटानगर पहुंचकर सिद्धार्थ को ढूंढने आए शिंजो के बारे में भी पता करना था। उधर बीरेन सिद्धार्थ से बातचीत करके ईटानगर के लिए निकल चुका था और इधर शिंजो सिद्धार्थ को ढूंढते हुए उसके गांव पहुंच चुका था। जब शिंजो सिद्धार्थ के गांव पहुंचा तो उसे अपने सामने वो पहाड़ी दिखाई पड़ी जहां पर आकर पारद उसके ऊपर गिरा था और उसके बाद उसे शक्तियां मिल गई थी। सिद्धार्थ भी प्रीतपुरा का है और जैसा उसके बारे में अभी तक पता चला है कि वो कोई मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं था, लेकिन उसने जिस तरह से चांग की हालत खराब की है, ऐसा लग रहा है वो बहुत ताकतवर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धार्थ को भी मेरी तरह। शिंजो इतना कहते हुए रुक गया था और उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीर भावनाएं प्रकट हो गई थी। उसके कदम अपने आप ही उस पहाड़ी की तरफ चले गए थे जिस पहाड़ी पर उसे शक्तियां प्राप्त हुई थी। शिंजो चलते चलते उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर उस दिन पारद आकर गिरा था। उस जगह पर पहुंचने के बाद शिंजो को अपने अंदर एक बहुत ही अजीब ऊर्जा का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसके शरीर की नसें मोटी होनी शुरू हो गई थी। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें मौत देने आ रहा हूं। अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। इतना कहते हुए शिंजो ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था और उसकी हंसी पूरे पहाड़ पर गूंजती चली गई थी। शिंजो की आंखों से फिर से वही लाल रंग की रोशनी निकलना शुरू हो गई थी जो गुस्से में उसकी आंखों से और सिद्धार्थ की आंखों से निकली थी। शिंजो अभी हाथ ऊपर करके हंसी रहा था कि अचानक पीछे से उसे एक जोरदार धक्का लगा। अपने ऊपर अचानक से हुए हमले के बाद शिंजो संभल नहीं पाया और वो दूर जा गिरा था। गिरने के बाद शिंजो तुरंत उठ गया था और उठने के बाद जब उसने सामने देखा तो अपने सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। आखिर किसने दिया था शिंजो को धक्का और अचानक से कहां गायब हो गई है कृतिका? क्या पारद की बुरी शक्तियों ने ही की है सिद्धार्थ की इतनी बुरी हालत? और क्या होगा जब बीरेन को पता चलेगा सिद्धार्थ का असली सच? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।